Okay, so this is the information of Earth that we already know. We know that the gravitational field strength of Earth is 10. ठीक है, अब मून का हमें निकालना है कि मून में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि Gm/r² होता है. ठीक है, अब ये अगर अर्थ का है, ठीक है, Gm/r² की वैल्यू अर्थ की हमें पता है कितनी है भाई, 10 है. तो अब ये बताएं मून का क्या होगा. तो G ऑफ मून इज इक्वल टू, ये कैपिटल G की वैल्यू तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी बिकॉज दैट्स द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इसको मैं कैपिटल G ही छोड़ देता हूँ. अच्छा, m की वैल्यू मास ऑफ मून हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ अर्थ व्हिच इज 1.2 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ m. ओके, सो 1.2 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ m इसमें प्लेस कर देना है. 1.2 अपॉन 100 इंटू m एंड r की वैल्यू इन्होंने दे दी है 27 अपॉन 100, राइट. अच्छा, r इज इन द डिनोमिनेटर, तो इसमें मैं, और ये स्क्वायर्ड भी है, तो 27, अच्छा 100 नीचे लिखने की जगह मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, राइट. इट मींस द सेम थिंग, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो उसे आप ऊपर भेज सकते हैं. ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर्ड एंड रेडियस के साथ ऑफ कोर्स. तो ठीक है, ये इस तरह से है. तो ये मास भी आ गया, रेडियस भी आ गया एंड जी भी आ गई. ठीक है, ये मून का है. बस इस एक्सप्रेशन को आपने सिंपलीफाई करके आंसर निकाल देना है. अच्छा, सो लेट्स सिंपलीफाई इट. अब ये सिंपलीफाई कर रहे थे हम. ऑलराइट, सो बेसिकली द मास ऑफ मून इज इक्वल टू जी, अपनी जगह m को बाहर निकाल दें, ये r² को भी इसके नीचे लिखते हैं. ठीक है, और इस साइड पे कैलकुलेशंस सारी लिखते हैं. 1.2 अपॉन 100 इंटू 100 स्क्वायर, 100 अपॉन 27 द होल थिंग स्क्वायर्ड. ठीक है. अच्छा, ये gm अपॉन r स्क्वायर्ड की वैल्यू कितनी है? इट्स 10, right? gm upon r squared is 10 because that's what we know for earth. We know that it's the value for earth. तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे हम 10 रख देंगे into, बस अब इसको सिंपलीफाई करना है, into 100 into 100 upon 27 into 27. 100 से 100 गया एंड ये 1.2 और 10 को मल्टीप्लाई करके ये 12 हो गया. 12 into 100 into 27 into 27 कर दें. अच्छा, इसको 3 9 27 और 3 4 12 कर दें. ये अब 400 को डिवाइड कर दें. 9 into 27 क्या होगा भाई? 27 10 से 270 होता है, राइट. तो 27 9 से इसमें से 27 को माइनस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3. 6 में से 2 गए तो 4, 243 आ गया आपके पास आंसर. तो 243 इसके नीचे आ गया. अब 400 के टेबल में 243, सॉरी 243 के टेबल में 400 का बात है. तो ये नाउ लेट्स डिवाइड दैट. 243 पहले तो ऑफ कोर्स 1 रखना होगा. यहाँ 2 में नहीं लिख सकता क्योंकि 243 2s will be a value greater than 400. तो 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर तो 243 हो जाएगा. माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास. दिस इज 3, दिस इज 1 एंड देन 9 एंड 1. तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 157 हो गया. पॉइंट डाला, 0 डाला एंड फिर अगेन 6 डालेंगे तो कोई वैल्यू इसके करीब 1400 एंड समथिंग थी. तो 1.6 आपका आंसर आ गया. क्लियर? ये जिसने भी पूछा था, इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ? 1.6 कैसे आया? आई थिंक ये मिफ्रा मिसबा ने पूछा था. मिफ्रा मिसबा, इज दिस क्लियर? Please confirm. Okay, Shahir Ahmad's question. Evaluate the scalar product of k into I plus j. Okay, k into I plus j given है आपके पास. ठीक है guys, ये question किसी और ने भी पूछा था मुझसे कल मैसेंजर पर ही. तो इसके देखिए, स्केलर प्रोडक्ट निकालने का बड़ा आसान तरीका है. सिर्फ k लिखा हुआ है ना, सिर्फ k का क्या मतलब है ये? अच्छा, बाय द वे ये बता दूं मैं आपको कि डॉट के इस साइड पे जो लिखा हुआ है ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है. ठीक है, ये डॉट दो वेक्टर्स को सेपरेट कर रहा है. अब k, सिर्फ k लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि 0i प्लस 0j प्लस k है, ये पूरा वेक्टर है, राइट. इसके 0i और j कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 0. और i प्लस j लिखा हुआ है और k नहीं लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये i प्लस j प्लस 0k है. तो ये वाला वेक्टर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और k को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल ले, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट. अच्छा, ये निकालने का बड़ा आसान तरीका है. आप 0i प्लस 0j प्लस k को मल्टीप्लाई कर दें i प्लस j प्लस 0k से. अच्छा, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से, k को k से, और उनके जो नंबर्स आएंगे उनको ऐड कर देंगे. तो आप जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.
फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा 0। अब फिर 1 को 0 से करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा 0। तो आंसर आपका इसका 0 आ गया। ठीक है, इट्स 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शहीर, आई होप यू गॉट इट। ये स्केलर प्रोडक्ट का ये एक बेसिक मेथड है। ठीक है, आई को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से मल्टीप्लाई करें, के को के से करें। 0 कहाँ से लगाया, देखें सिर्फ के लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ के का यही मतलब होता है। एक वेक्टर की जो है ना 3 कंपोनेंट्स होते, 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई जे और के। आई वो वाला यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जे वो वाला यूनिट वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और के वो वाला होता है जो जेड एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये वाला आई है, वो वाला जे है, ये वाला के है। तो कोई भी वेक्टर के लिए अगर सिर्फ के लिखा हुआ है ना तो इसका अज्यूम्ड है कि बाकी दो कंपोनेंट्स इसके 0 ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर सिर्फ i प्लस जे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि i और j की वैल्यू 1 1 है, लेकिन k की वैल्यू क्या है 0। नेक्स्ट, अच्छा न्यूटन रिंग्स वाला क्वेश्चन जो भेजा था वो बुक की एग्जांपल देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगा, इजी है। नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर में ही एंड में कहीं पर है, मैं एक सेकंड निकाल के आपको नंबर बता दूंगा, या अगर चाहे तो मैं भी सॉल्व भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक भेज दें यहाँ पर चैट पर। अच्छा, एंड बाय द वे गाइस, मैंने जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे पास पेपर्स में आते हैं रिपीटेड, उनको एक जगह लिख लिया है। कोशिश करूंगा उनकी भी एक पिक्चर आपको भेज दूं, फिर बाद में क्लासरूम पे भेज दूंगा। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? अच्छा, ये एनोटेट ना करें प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट। मैग्निफिकेशन अगर आपने उसकी निकालनी है लेंस की, मैग्निफिकेशन अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की निकालनी है जो कि आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो वो होती है 1 + d अपॉन f। ठीक है, where d represents the least distance of distinct vision, f is the focal length। ठीक है, अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी है तो फिर अच्छा, मैग्निफिकेशन का जो जनरल फार्मूला होता है जो हर जगह अप्लाई हो जाता है वो होता है q अपॉन p। ठीक है, where q represents the length of the image and p represents the length of the object। फिर मैग्निफिकेशन का अगला फॉर्मूला जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप अप्लाई कर सकते हैं वो होता है QO अपॉन PO इंटू 1 + D अपॉन FE। ठीक है, QO अपॉन PO इंटू 1 + D अपॉन FE क्या चीज़ है भाई? ये QO और PO जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है, एंड 1 + D अपॉन FE जो है ये आपकी जो आईपीस है उसकी मैग्निफिकेशन है। ठीक है, एंड बाय द वे यू मस्ट बी नोइंग के कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस रखा होता है वो उसकी जो क्या कहते हैं, कंपाउंड में एक इमेज वर्चुअल होती है। ठीक है, मतलब एक रियल इमेज बनती है फिर उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, ये जो आईपीस होता है ना इसकी फोकल लेंथ हमेशा, फोकल लेंथ नहीं, इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कॉन्वेक्स लेंसेस। ठीक है, तो ये आपके मैग्निफिकेशन, बाय द वे वो लेक्चर आप देख लीजिएगा ऑप्टिक्स का तो वो आपको समझ आ जाएंगे, मैग्निफिकेशन के सारे फॉर्मूलाज वहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज okay, factor A and B are of magnitude 30 degrees and 90 degrees respectively with the x-axis, their scalar product will be, wait, magnitude या angle? ये तो angles दिए हुए हैं आपने, magnitude क्यों? Can you please confirm? Yes. Okay, so you've got these two vectors. Vector A has a magnitude of 3 and vector B has a magnitude of 4. A is at an angle of 30 degrees with the x-axis.
Okay, this is important. X axis के साथ है, and B is at an angle of 60 degrees with the X axis. So now all you need to do is just find out the scalar product. तो ठीक है, scalar product निकाल लेते हैं इनका. पहले तो it's always easy to just draw these vectors out first. Okay, this is your X axis, this is your Y axis. Okay, the first one is at an angle of 30 degrees, right? So this is your vector and the angle is 30 degrees with the X axis and its length is 3. Okay, the second one is at an angle of 60 degrees, so let's assume it's like this and its length is 4 and this angle is 60 degrees. ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना है, 60 degrees का है. Now all they need is the scalar product in between them. So first of all, find out this angle which is in between them. If this total angle is 60 and this angle is 30, this is going to be 30 degrees. Now you know the angle in between them. So what's the basic formula of scalar product? AB is equals to AB cos of theta, right? So apply that. 3 into 4 into cos, which is cos of 30. तो 3 4s are 12 into cos of 30 क्या चीज होती है. अच्छा, ये cos of 30 की वैल्यू आपने याद रखनी है. cos of 30 sin of 60 सेम थिंग. अच्छा, इसको याद करने का एक आसान तरीका आपको मैं बता दूं. आप अज्यूम कर लें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होती हैं भाई, 60 60 60 डिग्रीज. और ये भी अज्यूम कर लें कि इसकी सारी साइड जो है वो 2 2 2 है. ठीक है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो उसे बाइफरकेट कर देगा, मतलब बाइसेक्ट कर देगा यहाँ पर, तो इक्वल ये 1 1 हो जाएगी. अब इस 60 डिग्रीज, अच्छा ये इस एंगल को 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है. अब आपके पास ये ट्रायंगल बन गई. अब आपको जो भी चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, वो यहीं से आप निकाल सकते हैं. कॉस ऑफ 30 पूछा हुआ है ना, ये ऊपर वाला एंगल ये वाला, ये 30 डिग्रीज है. इसका कॉस आप निकालेंगे तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड. अच्छा बाय द वे, ये हाइट जो है ना, ये वाली, इसकी वैल्यू होती है √3. ठीक है, ये जो हाइट है इसकी, मतलब ये पूरी हाइट जो है √3, वही पाइथागोरस थ्योरम से निकाली हुई होती है. तो अब cos ऑफ 60 क्या होगी, √3/2. सो 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है √3/2. ठीक है, मैंने इसे याद इस तरह से किया था तो इसलिए मैंने बता दिया, वरना आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी याद कर सकते हैं √3/2. ठीक है, अब इसे आप बस आप सॉल्व कर लें. 2 6 12 हो जाएगा ये, एंड 6 इंटू √3 क्या होगा, 6 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 0.866, नहीं 0.866 तो नहीं होती, सॉरी. √3 की वैल्यू 1.7 होती है. तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दें. 6 7 42 एंड 6 1 6 एंड फिर ये 10 आ जाएगा एंड 10.2 है इसमें कोई आंसर. एक सेकंड, 10.2 तो कोई भी नहीं आंसर. मैंने कहीं गड़बड़ कर दी. यही आंसर ऑप्शन से, आर यू कंफर्म? Okay, just a sec. Angle was 90, not 60. Oh, okay. This angle was 90 degrees. हाँ तो ठीक है, फिर 90 के हिसाब से अगर आप करेंगे, यही मेथड लगा लें तो आपके पास आंसर आ ही जाएगा. Should I do it for 90 or is it okay? 90 के लिए बस आपने ये करना है, फिर this angle is gonna be 60 degrees, okay? Yes, आ गया समझ, good. तो फिर आपने cos of 60 से मल्टीप्लाई करना है. Cos of 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 2 6 12 6 आ जानी चाहिए आंसर. ठीक है, 6 should be the answer. 6 centimeters squared. Then Huria asks question, please explain this P1 and P2 are two position vectors making angle 30 and 90 degrees with the positive x-axis. Find the vector product of P1 is 12 and P2 is 9 centimeters. Acha, find the vector product when P1 is 12 and P2 is 9. Okay, so basically कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर आपने 3 और 4 की जगह 12 और 9 डाल देना है. तो फिर इसकी 12 और 9, 12 9 12 9 108 आ जाएगा. 108 का हाफ करेंगे आप, 54 आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट. आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस चैट बॉक्स वाले तो हो गए सारे. If you guys have any other question, please ask. अच्छा, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव q अपॉन p तब होती है when q is the virtual image. ठीक है, और positive q upon p तब होती है when q is the real image. Please remember this. This is a very confusing point which many students find confusing, but इसका आसान तरीका ये, अगर q आपकी virtual image है ना, virtual, तो फिर आपने q की वैल्यू क्या ले लेनी है, negative, and if it is real then the q's value is gonna be positive. So in accordance to that, the magnification is gonna become positive or negative.
The physics paper, it mainly depends upon the numericals usually, but since the last year and the year before that, the numericals which come, they are not usually very difficult. They're usually easy, but you don't know. Maybe they give the difficult ones this year. So basically, आपके पास अगर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो आपने वो एंड में करने हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपने जल्दी कर लेने हैं, मतलब पहले कर लेने हैं। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक बैलेंस पेपर बन के आता है। इस बार भी बैलेंस आया था, उससे पहले भी काफी बैलेंस पेपर आया था। मतलब न्यूमेरिकल्स काफी कम थे, थ्योरी के ज्यादा थे। न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूलाज है ना, from that formulas they try making theoretical questions। ठीक है, तो formulas आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया है मिफ्रा मिसबा का, ये भी कर लेते हैं। Rectangular component of 5 Newton force is 4 Newton. The other component is gonna be, okay, this is simple guys. Listen, this is 5 Newton and one of the two components is 4, and the other one is gonna be 3। ये 3 4 5 ट्राइंगल आपने याद रखनी है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, 3 होगा, इसका बी आंसर है। ये आपने वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, the cross product of I and J is K। This is I and cross with J, it's gonna, what's gonna be the cross product? So basically I is the horizontal component, J is the vertical component। तो K जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। ठीक है, जो तीसरा वेक्टर होगा वो इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ओके, K होगा J के भी परपेंडिकुलर और I के भी परपेंडिकुलर। ठीक है, इट्स गोना बी परपेंडिकुलर टू देम। वरना आप I क्रॉस J, अच्छा इनको क्रॉस करने का वो फॉर्मूला वो लंबा वाला भी लगा सकते हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 0 0, वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 1 0। अच्छा ये छोड़ें, ये वाले फॉर मेथड में मैंने आपको समझाया नहीं है। वेक्टर ए को आप अज्यूम कर लें कि इट्स आई प्लस 0 j प्लस 0 k, और वेक्टर बी को आप अज्यूम कर लें इट्स 0i प्लस j प्लस 0k। अब इनको क्रॉस कर लें। ठीक है, लेकिन यूजुअली टीचर्स यही कहते हैं कि आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के आपने याद रखने लाए। अगर याद नहीं रख सकते तो फिर आपने वो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लें। तो ये फॉर्मूला ये कुछ ऐसा है कि आपने आई जे और के ऊपर लिख लेना है, इनके नंबर्स जो हैं वो दोनों वेक्टर्स के नीचे लिख देने हैं। अब वेक्टर ए के नंबर्स होंगे 1 0 और 0, और वेक्टर बी के होंगे 0 1 और 0। अब इनके these are gonna equal I minus j plus k। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, I के साथ ये जो ब्रैकेट लिखा है जो मैंने खाली छोड़ा है, इसमें आपने एक नंबर लिखना है। वो नंबर लिखने के लिए आपने I को इग्नोर कर देना है और J और K का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। J और K का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 0 0 प्लस 0 1 0, तो क्या आंसर आ गया 0। तो I की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसी तरह से आपने अगर J का निकालना है तो J को इग्नोर कर दें और I और K का डिटर्मिनेंट निकाल दें। I और K का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 0 0 0 0 0, सो आंसर क्या आ गया आपके पास अगेन 0। और K के लिए जो है आपने K को इग्नोर कर देना है और I और J का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। उसके लिए आपने 1 को 1 से और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 आ जाएगा और 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 1। मतलब K की वैल्यू आपके पास K के साथ क्या आ गया 1। तो ये 0i प्लस 0j प्लस 1k, तो K इसका आंसर आ गया आपके पास, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये लंबा मेथड था और वो शॉर्टकट यही था कि आपने याद रख लिया कि I और J का क्रॉस प्रोडक्ट K ही होता है। And by the way, this method is very useful while you have long vectors। मतलब ये नॉन जीरो वैल्यूज जब होती है तो फिर आपने यूज कर सकते हैं ये वाला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ए एंड बी के बीच का एंगल निकाल देना है आपने। वेक्टर ए देख लेना है पहले तो, जो कि क्या है भाई, इट्स 2 3 एंड 6। ठीक है, और वेक्टर बी जो है ये आपका है 3 2 और -2। अब ये है आपका वेक्टर ए एंड ये है आपका वेक्टर बी। इनका क्या निकालना है आपने, एंगल निकालना है। व्हाट्स एंगल इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एंगल निकालने के लिए व्हाट यू डू इज जस्ट टेक द टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ठीक है, व्हेन यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो उसमें क्या होगा, 2 3 से क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, 3 2 से क्या आ जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, 6 2 से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अच्छा, ये तो 12 -12 आ गया। 12 -12 का आंसर क्या आ गया 0। अच्छा, दो वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, वो दो वेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। कैसे पता मुझे, वेल खुद
डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लें। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या डालूं, जब ए बी कॉस, जिसकी वजह से ए बी कॉस ऑफ थीटा का आंसर 0 हो जाए। थीटा की वैल्यू जब मैं 90 डालूंगा तो कॉस ऑफ 90 होता है 0। सो ए बी मल्टीप्लाइड बाय 0 आंसर आ जाएगा आपके पास 0। तो इसमें एंगल आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्रीज आ गया। गेट इट।